बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध काबीना ने K4 को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया और SIUT के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 23 एजेंडों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में SIUT को 2 अरब रुपए ग्रांट, घोट की ताकंद कोर्ट को पुल की तामीर के लिए 5 अरब रुपए और इंसानी हकूक़ की जामिया पॉलिसी और दीगर की मंजूरी दी गई है। इजलास में सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने काबीना को बताया कि ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम K4 प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 260 MGD पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे को इदारा फराहमी आब व निकासी के जरिए अमल में लाना था, अहम है, इसलिए SST में तोसी की मंजूरी दी है, जिसमें हुकूमत सिंध के 14.68 बिलियन रुपए के अखराजात भी शामिल हैं। वापटा कौमी और बैन अल-अक़वामी ठेकेदारों को शामिल करके इस मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC और DMCs के रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के बकायाजात 10.5 अरब रुपए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन को 2016 से बकायाजात अदा करने हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा फाइनेंस का इजलास हुआ, जिसमें KMC के रेवेन्यू, तनख्वाहों, पेंशन, तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब में मेयर कराची ने कहा कि KMC और DMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने हिदायत की कि तमाम अफसरान आज से KMC को अपने पाँव पर खड़ा करने का टारगेट बना लें। अपनी 4 साला मुद्दत में KMC के लिए समत का तयन और हालात को बेहतर करके जाऊँगा। अगले 3 साल में KMC और DMC से हज़ारों मुलाजमीन अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर्ड हो जाएंगे। और नाजरीन, नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया, लेकिन दरसी कुतुब मार्केट में ताहाल दस्तयाब नहीं है। नुमाइंदा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कहा है कि मार्केट में किताबें दस्तयाब हैं, दुकानदार किताबों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। दुकानदार किताबों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। उर्दू बाज़ार के दुकानदारों की मनमानियाँ मार्केट से निसाब कुतुब ही गायब कर दी। नए तालीमी साल के आगाज़ के बावजूद मार्केट में कुतुब की अदम फराहमी पर तलबा और वालिदैन परेशानी का शिकार हो गए हैं। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। उर्दू बाजार के दुकानदारों की मनमानियाँ मार्केट से निसाबी कुतुब ही गायब हो गई। नए तालीमी साल के आगाज़ के बावजूद मार्केट में कुतुब की अदम फराहमी पर तलबा और वालिदैन परेशानी का शिकार हो गए। वालिदैन ने शिकवा किया है कि किताबें पहले ही महंगी हैं और मार्केट में शॉर्टेज के बायस रोज चक्कर लगाना पड़ता है। इस हवाले से नुमाइंदा सिंध बोर्ड अब्दुल बाकी का कहना है कि तमाम दरसी किताबें मार्केट में मौजूद हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जल्द अमल में लाई जाएगी। बेसिकली बात तो ये है कि किताबें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मार्केट में अवेलेबल हैं। हम आपको विज़िट कराते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि ह्यूज क्वांटिटी में किताबें अवेलेबल हैं। कि ऐसे दुकानदार जो कह रहे हैं कि किताबें अवेलेबल नहीं, अभी टाइम लगेगा, तो उनके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह सोचते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी किताबें शॉर्ट नहीं हैं, किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, तमाम की तमाम किताबें। उर्दू बाजार के चेयरमैन साजिद यूसुफ ने भी इस बात की तस्दीक की कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से तमाम किताबें फराम कर दी गई है। 1 अगस्त को तमाम बुक्स मार्केट में अवेलेबल होगी। 9-10 की बुक्स टोटल कंप्लीट हैं और पूरे शहर के या पूरे सिंध में तमाम इस वक्त बस सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स 9-10 की अवेलेबल हैं। किताबों की अदम दस्तयाबी पर वालिदैन की इंतज़ामिया से यही अपील है कि किताबें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के हालात पैदा ना हों। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर अब्दुल आफरीदी ने वाइट ऑयल पाइपलाइन में ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्ट को 60% कोटा देने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि मुतालबा मंजूर ना होने पर 15 दिन बाद मुल्क गिर तेल की सप्लाई बंद और हड़ताल की जाएगी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्ट को 60% कोटा देने का मामला। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने ओगरा को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। क्लिफ्टन में अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला अफरीदी ने कहा कि हमने वाइट ऑयल पाइपलाइन के मयार के मुताबिक अपनी गाड़ियां तैयार की। एक गाड़ी करोड़ रुपए की है, जिसकी तैयारी में ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर की जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। अगर वाइट पाइपलाइन में हम लोग को कोटा नहीं देंगे, हमारी गाड़ियों को रोड का कोटा नहीं देंगे, लोकल हम नहीं चलाएंगे। लोकल पे हम लोगों का यही खर्च पूरा नहीं हो रहा है, और न खर्च आपको 2.5 करोड़ का एक गाड़ी है।
दूसरी बात है किराया जात हम लोग के लिए नहीं बढ़ाएंगे लोकल का, ये हम लोग नहीं चला सकते। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शुएब खान समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि किरायों में 50% से लेकर 100% तक इजाफा किया जाए। इन्फ्लेशन की वजह से हमें मार पड़ रही है कि हमारे किराया जात उस निस्बत से तनासब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस निस्बत से इन्फ्लेशन हुई है। आज हालात ये बन गए हैं कि जो 2 करोड़ की गाड़ी है वो बेचारा मालिक तो जो है आराम से बैठा हुआ है, उसको ड्राइवर की तनख्वाह भी नहीं पूरी होती। ना हम लोग जोरावर हैं, हम कमज़ोर हैं, अपनी मजदूरी करना चाहते हैं, अपना हक मांगते हैं, ये हमारा बुनियादी हक है, हमें बेरोजगारी से बचाया जाए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि ट्रांसपोर्ट बरादरी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, हुकूमत इनके दरपेश मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करे। कैमरामैन हैदर अली के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान और टर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाले मिल्जिम क्लास जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और टर्किया के नायब सदर ने मुश्तरका तौर पर कराची शिपयार्ड में चौथे मिल्जिम क्लास PNS तारिक का इफ्तिताह किया। इस हवाले से देखेंगे शाहरुख शाह की रिपोर्ट। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में एक और जदीद टेक्नोलॉजी और सेंसर से लेस बहरी जंगी जहाज की शमूलियत हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की के नायब सदर के साथ PNS तारिक की लॉन्चिंग की। PNS तारिक मेल्जिम क्लास कॉर्वेट जंगी जहाज इन 4 बहरी जहाजों में से एक है जो तुर्की के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकली के मुआहदे के तहत तुर्क और पाकिस्तानी इंजीनियर्स मिलकर बना रहे हैं। 2018 में पाक बहरिया और तुर्की के दरमियान 4 बहरी जंगी जहाज की तैयारी का मुआहदा हुआ था। मुआहदे के तहत 2 जहाज तुर्की और 2 जहाज पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। PNS तारिक पाकिस्तान में तैयार होने वाला दूसरा बहरी जंगी जहाज है। PNS तारिक सतायाब, ज़ेर-ए-आब और फिजाई ऑपरेशन सरंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखता है। तकरीब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और पाकिस्तान बहरिया के सरबरा एडमिरल अमजद नियाजी समेत आला सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान तुर्की के इश्तराक से बनाया जाने वाला चौथा मेल्जिम बहरी जहाज पाकिस्तान नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि ये बहरी जहाज पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाएगा। कैमरामैन सैयद हैदर अली के हमरा शाहरुख शाह, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट तब्दील हो रहा है। पहली मरतबा सिटी काउंसिल में माजूर अफराद और ख्वाजा सराह के लिए नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। वज़ीर आला सिंध माजूर अफराद की बेहतरी के लिए सरगर्म है। नीदरलैंड के सफ़ीर ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से KMC ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मेयर कराची ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े मैसर आएँ। नौजवान बेहतर मुलाजमत की तलाश में यूरोप और दीगर ममालिक जाते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मुआशी आसूदगी हासिल होती है। 9 साल से हुकूमत के साथ काम कर रहा हूँ। मसाइल के हल में रुकावटें दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध की अफसरशाही ने मेहनत कशों के सरकारी इदारे वर्कर वेलफेयर बोर्ड को भी ना बख्शा। 2020 से 2023 तक फर्नीचर, वाटर डिस्पेंसर, लेबॉर्ट्री के सामान और सोलर प्लेट्स की खरीदारी करने के बजाय सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी। डायरेक्टर एंटी करप्शन फॉरेंसिक मोहम्मद अली बलोच ने सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। खत में हिदायत की गई कि ऑक्शन बिल्स की कॉपियां और ठेकेदार माहदे समेत पूरा रिकॉर्ड फराहम किया जाए। महकमा वर्कर वेलफेयर बोर्ड से मालूम हुआ कि 20 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी रिकॉर्ड में जाहिर की गई, जिसमें फर्नीचर, पानी के डिस्पेंसर, लेबॉर्ट्री का सामान, सोलर प्लेट्स और दीगर अशिया शामिल हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई खरीदारी नहीं की गई। निगरान सेटअप के क़याम पर मुशावरत के लिए MQM ने वफाक से रब्ता कर लिया है। MQM का वफ्द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत से साजिश से कबल होने वाले मुआहदे में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास बहादुराबाद मरकज़ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कन्वीनियर MQM ने राबता कमेटी से वफाकी और सूबाई निगरां काबीना के लिए 10 नाम मांग लिए। MQM ज़राए के मुताबिक इजलास में आम इंतखाबात के हवाले से कमेटी बनाने पर मुशावरत की गई है, जिसका ऐलान रवा माह किया जाएगा। इजलास में MQM ने रवा हफ्ते से 14 अगस्त तक अशरे आज़ादी भी मनाने का फैसला किया है, जिसके तहत यौम आज़ादी की मुनासबत से मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा।
सूबाई वज़ीर शहजिल इनाम मेमन ने नेशनल स्टेडियम में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत वहाँ भी मेडिकल सहूलियात फराहम कर रही है जहाँ मोबाइल फ़ोन तक की सहूलत नहीं है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से जिस तरीके से अवाम की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसके लिए इनकलाबी तौर पर, जिसको हुकूमत सिंध क्लेम भी करती है और जिसको प्रूव भी करके दिया है कि जिस तरीके से इनकलाबी तौर पे सेहत के शोबे में हुकूमत सिंध ने काम किया है, पूरे पाकिस्तान भर में कहीं पे कोई मिसाल नहीं मिलती। आज इस तकरीब में मौजूद हैं वो भी महकमा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। आपने बाहर देखा, विज़िट किया, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे मीडिया टीवी चैनल्स दिखाएं जिस तरह मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट हुकूमत सिंध ने बनाए हैं। ना सिर्फ इस मीडिया पे आना चाहिए, पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान का सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक रवायत है कि एक दूसरे को डिग्रेड किस तरह करें। हम हर जगह पे बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें किसी में आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर कात में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा है। करों की 5 नंबर में लोड शेडिंग की वजह से वेल्डिंग का काम शदीद मुतासर है। दुकानदारों के मुताबिक बिजली की वजह से काम में ताखीर होती है। बात करेंगे हमना निसार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर की तरह कोरंगी भी बिजली की फरहामी से महरूम है और इस वक्त मैं कोरंगी 5 नंबर में मौजूद हूँ। यहाँ गुलशन मार्केट, जहाँ कम व बेश 200 से ज़ायद दुकानें जो हैं ये वेल्डिंग की हैं और वेल्डिंग का काम जिसका टोटली इन्हिसार जो है, जिसका मुकम्मल इन्हिसार जो है बिजली पर होता है और बिजली ना होने की वजह से यहाँ जो वेल्डिंग वाले हजरात, जिनका कारखाना है, जो कारीगर है, वो सारे मुतासिर हो रहे हैं। उनका काम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, कितना काम मुतासिर हो रहा है बिजली के ना होने की वजह से? 6 घंटे नहीं होती दिन में लाइट, 6 घंटे नहीं होती है। टाइमिंग तो हमारा 10 से मगरिब तक है। 6 घंटे लाइट गायब है, 4 दफ़ा जाती, 1.5 घंटे। आज सारे दिन नहीं, आज सारे दिन नहीं है बगैर मैसेज के। मैसेज भी आता है कभी, लेकिन आज बगैर मैसेज के गायब। अच्छा, तो ये बताइएगा, जब जाहिर है सारा दिन लाइट नहीं था, तो अगर आप लोग किस तरह फिर मैनेज किस तरह करते हैं? दिन भर लाइट नहीं होती तो वेल्डिंग का काम होता ही बिजली से है, तो मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? अब कर रहे हैं, डबल पैसे भरेंगे इनको और अब काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा, यहाँ बिजली जब जाहिर है बिजली नहीं आती तो बिजली के बिल में कितनी रियायतें होती हैं? बिजली के लाइट नहीं है तो बिजली के बिल भी कम आते होंगे, तो यहाँ इसके हवाले से क्या बोलेंगे आप? बिजली के बिल तो वही आते हैं जो यूनिट पे आ रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अभी पहले बढ़ाएं 2.5 से 7.5 और अब फिर 2.5 का ऐलान कर दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया कि सारा दिन लाइट नहीं रहती है, कि दिन में जो काम करने के औकात हैं 8 घंटे में 6 घंटे जो है लाइट तो रहती ही नहीं है, जिसके बाद जो है कस्टमर के सामने इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। कस्टमर की कॉल तक ये नहीं उठा पाते हैं कि कस्टमर को क्या जवाब दें कि काम किस तरह डिले हो रहा है। जाहिर है हर बंदा अपने जो ऑर्डर दिया है उसको मुकर्रर वक्त में अपने ऑर्डर वसूल करने मांगते हैं, मगर बिजली ना होने की वजह से इनका काम मुतासिर हो रहा है। कारीगर को तनख्वाहें देने में मसला होता है और यहाँ बिजली के बिल बिजली ना होने के बावजूद उतने ही ज़्यादा आते हैं, जिसमें कोई रियायतें नहीं देखने को मिलती हैं। जी, बरामद कुनंदगान ने बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे को मुल्की सनत के लिए तबाही करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि बिजली के बेस टैरिफ में 7.5 रुपये का इजाफे के असरात टैक्स मिलाकर 9 से 10 रुपये पड़ेगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे से किराए बढ़ने से हर अशिया की कीमत बढ़ जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। एक्सपोर्टर्स ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर खदशात का इजहार कर दिया। एक्सपोर्टर्स अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि 7.5 रुपये बिजली के 20 टैरिफ में इजाफे के मनफी असरात मुरतब होंगे और इसमें ड्यूटी और टैक्स मिलने से फी यूनिट 9 से 10 रुपये तक इजाफा होगा। इस इजाफे से पैदावारी लागत मजीद बढ़ जाएगी। इतनी महंगी बिजली से कैसे रीजनल ममालिक से मुकाबला करेंगे? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 7.5 रुपये के ऊपर आपकी ड्यूटीज़ भी लेंगी, आपके टैक्सेस भी लेंगे, GST भी लेगा, तो ये इम्पैक्ट 9 से 10 रुपये के करीब जाके बैठेगा। ये एक
انڈسٹریز کے لیے بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس سے انفلیشن اتنی بڑھے گی. ہم کیسے انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بجلی اتنی مہنگی کر دیں گے تو ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ہر آنے والے دن کے اوپر پاکستان میں انکریز ہوتی جا رہی ہے. ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. اب بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. کہا کہ ڈیزل مہنگا ہونے سے کرائے بڑھ جائیں گے جس سے تمام اشیاء کی قیمت بڑھ جائے گی. بالکل نہیں ہو پائے گی. اگر اسی طرح ہم پیٹرول کی پرائسز، ڈیزل کی پرائسز اور بجلی کی پرائسز بڑھاتے رہیں گے تو یہ انفلیشن کم نہیں ہوگی. یہ انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی. اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. ابھی جو 20 روپے 19 روپے بڑھے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی ٹرانسپورٹیشن پہ آئے گا. جو آپ کی لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. چیزیں مہنگی ہوں گی کیونکہ اوبویسلی جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اپنے آپ کرائے بھی بڑھائیں گے. جو نارمل ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اپنے کرائے بڑھائیں گے. ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت کو روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور مہنگی ہوتی بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. اگر ایسا نہ کیا تو ملکی مقامی فروغ کے ساتھ برآمدات بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی. کیمرامین سجاد کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. گیس بحران سے اہلِ کراچی کو نجات نہ مل سکی. کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے صبح تک 7 گھنٹوں کی بندش کے ساتھ دن میں بھی گیس کی آنکھ مچولی معمول بن گئی ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. گیس مسائل اہلیان کراچی سے دور نہ ہو سکے. ویسے تو شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کی شکایات ہیں، تاہم کورنگی بھٹائی کالونی کے مکین گیس کی عدم فراہمی سے پریشان ہیں. مکین کہتے ہیں دن میں کسی بھی وقت گیس کی بندش یا پریشر میں کمی سے معمولات زندگی شدید متاثر اور کھانا پکانے کا عمل دشوار ہو جاتا ہے. لکڑیاں خرید کر LPG گیس سلنڈر بھر کر اس پر کھانا تیار کرنا پڑتا ہے. متبادل گیس کے ذرائع کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے ہیں. گیس کے بل بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں لیکن گیس مسائل سے چھٹکارا نہیں مل سکا ہے. مسئلہ گیس کا، میں کورنگی کراسنگ بھٹائی کالونی میں رہتا ہوں. بہت مسئلہ ہے. مقصد ہے کہ انتہا نہیں ہے کہ ہم اپنا مقصد ہے کہ سلنڈر بھروا کے گزارا کر رہے ہیں. تنخواہ ہماری 28-30 ہزار ہوتی ہے. اب ہم اسی گیس میں بس سارے مسئلے مسائل ہیں. صورتحال صبح جاتی ہے، بس دوپہر کو آتی ہے، اس کے علاوہ شام کو بھی چلی جاتی ہے. منگو پیر، سلطان آباد، نارتھ ناظم آباد، بہار کالونی، کواری کالونی سمیت شہر کے بیشتر پوش پسماندہ اور مضافاتی علاقے گیس کے مسائل سے متاثر ہیں. ترجمان SSGC کے مطابق صارفین کے مسائل حل کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جا رہا ہے. کیمرامین ساجد کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. شہر قائد میں گیس کے مسائل جوں کے توں ہیں. مسلسل گیس کی بندش نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. کرنگی 1 نمبر میں کئی سال سے گیس نہ ہونے کے سبب علاقہ مکین مہنگے سلنڈرز کے استعمال کرنے پر مجبور ہیں. مزید بتا رہی ہیں نمائندہ نمرہ ریاست. بالکل جی، شہر قائد میں گیس کے مسائل جو کہ توں ہیں. گرمی ہو یا سردی، ہر موسم میں گیس کے مسائل برقرار رہتے ہیں. اس وقت کورنگی 1.5 نمبر کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو ہے گیس کے مسائل برقرار ہیں اور شہری جو ہے شدید پریشانی کا شکار ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا کب سے یہاں پہ گیس کا مسئلہ اور کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ؟ ہاں تو ماشاءاللہ کافی عرصہ سے یہ چیز چل رہا ہے. ہم نے جو ہے نا گھر میں سلنڈر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سلنڈر کب تک بھرا ہے؟ جب انسان کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا سلنڈر بھی کہاں سے بھرا ہے؟ گیس کے انتظار کرتے، گیس ہوتا نہیں ہے. صبح ہم ڈیوٹی سے 6:30 بجے آتے ہیں، کھانا کھاتے کہتے 12-1 بج جاتے ہیں کیونکہ گیس کے انتظار ہوتا ہے، کھانا تیار نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے بچہ بھوکا بھی سو جاتا ہے. اب مجبوراً کیا کرے، بچہ کو ہوٹل سے کچھ نہ کچھ لا کے دینا پڑتا ہے. بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں مگر چھوٹے کیا کریں. سر آپ بتائیے گا کہ کب سے یہ مسائل ہیں اور جب گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے گھر پہ کھانا نہ بننا اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں اور پھر جب آپ نوکری سے واپس آتے ہیں آپ کو کھانا میسر نہیں ہوتا، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. بس سچی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا کہیں اور کس سے کہیں، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تو یہاں برس سے چل رہا ہے. یعنی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی تقریباً 10 سال سے تو ہم ان مسائل سے جوجھ رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مینیج کرنا چاہیے، جن لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے مسائل کچھ اور ہیں. ان کا مسائل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری جو پور کلاس ہے اس کو جو ہے نا وہ کوئی ایکومیڈیٹ کریں، انہیں کوئی سہولت پہنچائیں. یقینی طور پر عوام 10 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اس امید میں ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی کردار ادا کیا جائے گا، کوئی اقدامات کیے جائیں گے ان کے لیے اور ان کے گیس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائیں گے. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بے شمار مسائل ہیں جو گیس نہ ہونے کے سبب جنم لے رہے ہیں اور مہنگائی کے باعث LPG خریدنا یا اس کو افورڈ کرنا
قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے متعلقہ حکام سے اپیل ہے کہ جلد از جلد ان کے مسائل پر نظر ثانی کر کے ان کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ جی ڈسٹرکٹ ویسٹ کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا بڑا اقدام۔ علاقے میں پودے لگاؤ اور درخت بناؤ کے سلسلے میں اورنگی ٹاؤن میں مرکزی کیمپ بنا گیا، جہاں سے ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن نے عوام میں مفت پودے تقسیم کر کے اس مہم کا افتتاح کیا۔ پودوں کی تقسیم میں ڈپٹی کمشنر ویسٹ علی ذوالفقار میمن کے ہمراہ ٹاؤن چیئرمین اورنگی حاجی جمیل ضیاء، ٹاؤن چیئرمین منگو پیر نواز بروہی، ایس پی اورنگی، دعوت اسلامی کی مرکزی شورا کے رکن سید لقمان شاہ بھی شریک تھے۔ تعلیم کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ جامعہ کراچی نے MBBS فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور BDS فرسٹ پروفیشنل سالانہ امتحانات برائے 2023 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ناظم امتحانات جامعہ کراچی ڈاکٹر سید ظفر حسین کے مطابق MBBS فرسٹ پروفیشنل کے امتحانات میں 258 طلباء شریک ہوئے، 248 طلباء کامیاب جبکہ 10 ناکام رہے۔ MBBS سیکنڈ پروفیشنل کے امتحانات میں 246 طلباء شریک ہوئے، 225 طلباء کامیاب جبکہ 21 ناکام قرار پائے۔ MBBS تھرڈ پروفیشنل کے امتحانات میں 252 طلباء شریک ہوئے، 204 طلباء کامیاب اور 48 ناکام قرار پائے، جبکہ BDS فرسٹ پروفیشنل کے امتحانات میں 97 طلباء شریک ہوئے، 88 طلباء کامیاب اور 9 ناکام قرار پائے۔ درآمدی بل کی طلب پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 84 پیسے مہنگا ہو کر 289 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1.5 روپے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 54 پیسے سے بڑھ کر 289 روپے 38 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے 50 پیسے مہنگا ہو کر 292 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے اضافے سے 322 روپے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 1 روپے بڑھ کر 375 روپے پر آ گیا، جبکہ امارات درہم 10 پیسے اضافے سے 81 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال 1 روپے مہنگا ہو کر 78 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری پر زور رہا۔ 100 انڈیکس 534 پوائنٹس اضافے کے بعد 48,764 کی سطح پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق سرمایہ کاری کی بہت گنجائش باقی ہے اور مارکیٹ سے اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ آج کاروبار کے دوران 19 ارب 98 کروڑ مالیت کے 55 کروڑ 61 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ دن بھر 193 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ اور 126 کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چاول کے ایکسپورٹرز کے لیے اچھی خبر ہے۔ بھارت کے نان باسمتی پر پابندی نے پاکستانی چاول کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ چیئرمین رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن چیلا رام کہتے ہیں کہ رواں سال $3 ارب سے زائد مالیت کے چاول ایکسپورٹ کریں گے۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ پاکستان کو کشکول توڑنا ہے تو ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستان کے چاول ایکسپورٹرز کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ انڈیا کے نان باسمتی چاول پر پابندی نے پاکستانی چاول کی مانگ بڑھا دی۔ چیئرمین رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیلا رام کا کہنا تھا، پاکستان کے ایکسپورٹرز کے پاس اچھا موقع ہے، اپنا چاول اچھے دام میں ایکسپورٹ کریں۔ اس ٹائم پہ جو تھائی لینڈ اور ویتنام جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، ان کی پرائزز $600 کو ٹچ کر چکی ہے، تو میں اس چاول کی کراپ جو ہمارا پر کراپ آ رہا ہے اس میں مزید تیزی دیکھ رہا ہوں، تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس کو پریمیم پہ بھیجیں اور اچھا منافع کمائیں اس سال۔ چیلا رام کا کہنا ہے کہ رواں سال $3 ارب سے زائد کی مالیت کے چاول ایکسپورٹ کریں گے۔ میرا جو ٹارگیٹ میں دیکھ رہا ہوں اس سال 5 ملین ٹن کی ایکسپورٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، جو لاسٹ ایئر ہماری 3.7 ملین ٹن تھی اور ہمارا ہمیشہ ٹارگیٹ ہوتا تھا $2.5 بلین کا، مگر اس مرتبہ میں $3 بلین کو بھی کراس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پاکستانی رائس کو مارکیٹ کو، ڈیو ٹو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ چیلا رام کا کہنا تھا، رواں سال کی فصل بہت اچھی ہے، ہم نے گزشتہ سال $2.1 ارب کی ایکسپورٹ کی تھی۔ کیمرامین عثمان کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈالر مہنگا ہونے پر سونے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 1 تولہ سونا 800 اور 10 گرام سونا 686 روپے مہنگا ہو گیا۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $1 اضافے سے $1951 فی اونس ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونے کی قیمت $800 اضافے سے $2,23,000 ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونا 686 روپے اضافے کے بعد $1,91,187 کا ہو گیا، جبکہ 1 تولہ چاندی کی قیمت $2800 پر ہی برقرار ہے۔
हुकूमती इक़दामात की वजह से दरामदात और बरामदात के फ़र्क में बड़ी कमी हो गई है। जुलाई 2022 के मुकाबले जुलाई 2023 में तिजारती खसारा 41% कमी के बाद 1 अरब 61 करोड़ डॉलर्स रह गया है। इदारे शुमारियात के मुताबिक जून 2022 के मुकाबले जुलाई में बरामदात में 13% कमी हुई, जो जून के 2 अरब 36 करोड़ डॉलर्स के मुकाबले जुलाई में 2 अरब 6 करोड़ डॉलर रही, जबकि जुलाई 2022 के मुकाबले जुलाई 2023 में बरामदात में 8.5% कमी हुई। जून 2023 के मुकाबले जुलाई में दरामदाद 13% कमी से 3 अरब 66 करोड़ डॉलर्स रही, जबकि जुलाई 2022 के मुकाबले जुलाई 2023 में दरामदाद में 26% कमी हुई। नाजरीन, यौम आज़ादी की आमद है। एक तरफ शहरी यौम आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश हैं, तो दूसरी जानिब दुकानदार महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। नम्रा रियासत की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी की आमद है, लेकिन महंगाई ने आज़ादी की खुशियों को भी अपने शिकंजे में ले लिया। झंडा गली में 14 अगस्त की मुनासबत से स्टॉल सज गए, जहाँ बैजेस, सब्ज परचम, चूड़ियाँ, कपड़े, झंडियाँ और दीगर अशिया मौजूद हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने फरोख को मुतासिर किया है। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में वाज़ेह इजाफा हुआ है। बस खरीदारी कम है, महंगाई बहुत है, लोगों के पास इतने अखराजात नहीं है, खरीदार खरीद नहीं पा रहा है, माल पीछे से माल महंगा है बहुत। काफ़ी सारी कीमत बढ़ गई है। पिछले साल जो चीज़ 10 रुपए की थी वो आज 20 रुपए की बिक रही है। वो बहुत कीमतें पीछे से असल में बढ़ी हुई। जिसके पास जाए वो बोलता है कि पीछे से माल बढ़ा हुआ है, पीछे से माल बढ़कर आ रहा है। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। झंडा गली के दुकानदारों ने महंगाई का शिकवा किया। बताया कि रवां साल रीसेलर्स की खरीदारी में भी कमी वाक़या हुई है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त